गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का पाठ 3 चुनावी प्रक्रिया। इसमें आज हम पढ़ेंगे चुनाव अभियान। हमने उम्मीदवारों का नामांकन, मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रणाली, इन सब के बारे में जान लिया था। आज चुनाव अभियान कि चुनाव का अभियान कैसे चलता है, क्या क्या होता है चुनाव अभियान में। ठीक है, तो खोलो किताब, खोल लो आप भी, चुनाव अभियान निकाल लो। देखो, चुनाव अभियान, चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लोग जो है अपनी पसंद के प्रतिनिधियों को चुने और सरकार और नीतियों का चुनाव जो है लोगों के प्रतिनिधि करें। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है कि कौन सी सरकार यानी कौन सी पार्टी अच्छी है, किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, कौन उम्मीदवार अच्छा है, हमें किसको वोट देना चाहिए। तो चुनाव अभियान में यही चर्चाएँ होती है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा ना, उम्मीदवारों का नामांकन कि कौन सी पार्टी से कौन सदस्य खड़ा हुआ है, कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वो उसके नामांकन होने के बाद जो है उस उम्मीदवार को चुनाव अपना प्रचार करने के लिए जो है 2 सप्ताह का समय दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए। तो आप याद रखोगे, चुनाव प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? 2 सप्ताह का समय। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती है। और असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। पहले से ही मानस होता है कि हम एमएलए एमपी के चुनाव में खड़े होंगे, सरपंच के चुनाव में खड़े होने के लिए ही जो है पहले से ही मानस होता है। तो वो पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, लोगों की सहायता वगैरह करके जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य शुरू कर देते हैं। वो तो राजनीतिक तौर पर उनको 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, क्योंकि वो मानस तो बना लेते हैं लेकिन उनको टिकट भी तो मिलना चाहिए पार्टी से। लेकिन हमारे यहाँ पर तो ये व्यवस्था है कि टिकट न मिले तो निर्दलीय ही खड़े हो जाते हैं। किसी पार्टी से टिकट न मिलने पर बहुदलीय जो है दल प्रणाली है हमारे यहाँ पर, बहुदलीय दल प्रणाली, यानी एक से अधिक दल है हमारी राजनीति में। ठीक है, और वैसे चुनाव अभियान जो है चुनाव आयोग 2 सप्ताह के लिए चुनाव प्रचार का समय देता है। उसमें आपने देखा होगा नेता लोग आते ही हैं प्रचार करने के लिए और जनता से कई तरह के वादे करते हैं, ये सब। अब आगे देखो, चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर हम गौर करें। देखो, चुनाव अभियान के दौरान पहले ही करती है लेकिन 2 हफ्ते तक तो अपनी जी जान लगा देते हैं। जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं वो जो है अपनी पार्टी का समर्थन पाने के लिए लोगों को से कई तरह के बड़े बड़े वादे करते हैं, लोगों का जो है बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि देखो हमारी सरकार थी जब हमने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे किए। जैसे बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने देखो कितने बड़े बड़े काम किए जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई आज़ादी के बाद। तो ऐसे में लोग जो है उनको चुनाव के समय वो चीज़ें याद दिलाई जाती है कि आपके लिए इतना कुछ किया है इस पार्टी ने, तो अब भी इस पार्टी की ही सरकार आनी चाहिए। इस तरह से जो है वो अपने मुद्दों से, अपने बड़े बड़े वादों से लोगों को आकर्षित करते हैं, जनता को, और अपनी पार्टी में के पक्ष में वोट देने को कहते हैं। यह है चुनाव प्रचार। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर हम गौर करते हैं कि जो है विभिन्न चुनावों में किसने कौन से नारे उठाए, किस राजनेता ने लोगों को ये बताया कि देखो हमने आपके लिए ये किया था। जिसमें पहला है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के
लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में क्या नारा दिया? गरीबी हटाओ की अब के से अगर मैं प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और मैं प्रधानमंत्री बनी तो देश से गरीबी हटा देंगे। गरीबी हटाओ का नारा दिया सरकार। तो एक तो ये नारा ये याद रखोगे आप। 1971 के लोकसभा चुनाव में किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी कौन सी पार्टी से थी? कांग्रेस पार्टी से। गरीबी हटाओ पर 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। कब दिया? 1971 के लोकसभा चुनाव में। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। अगला है 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया कि लोकतंत्र बचाओ। ये नारा लोकतंत्र बचाओ नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया? 1970 में। और वो किस दल से था? जनता पार्टी से। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया। 1971 में और जब हमारे यहाँ भारत पाकिस्तान युद्ध और इस तरह के जो हुए थे ना, उसमें जो है आपातकालीन स्थितियाँ हो गई थी देश में, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जो है स्थगित कर दिया जाता है। इस तरह से मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है तो लोकतंत्र नहीं रह पाता है। फिर लोकतंत्र में आज़ादी कहाँ हुई? नागरिकों को अगर उनके अधिकारों को ही स्थगित कर दिया जाता है तो जयप्रकाश नारायण ने जो है लोकतंत्र बचाओ नारा दिया और नागरिकों की आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया। तो 2 नारे हो गए, गरीबी हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। अगला देखो, वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को नारा दिया था। वामपंथी दल पश्चिमी बंगाल में है, यह वामपंथी दल, तो उसने 1977 में जमीन जोतने वालों को नारा दिया था। किसानों के लिए जो है उन्होंने नारे दिए थे कि अगर हमारी वामपंथी दल की सरकार बनेगी विधानसभा चुनाव में, राज्य के लिए ये पश्चिमी बंगाल एक राज्य है, विधानसभा कहाँ होती है? राज्यों में होती है। तो जो है उन्होंने कहा कि ज़मीन जोतने वाले जो किसान हैं उनका हम भरपूर समर्थन करेंगे, उनको खूब सहायता देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी, ये पार्टियों के नाम भी याद रखोगे बेटा आप। पश्चिमी बंगाल में कौन सी पार्टी है? वामपंथी दल है। और आंध्र प्रदेश में कौन सी पार्टी है? तेलुगु देशम पार्टी है। और जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से। इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी से। ये सब भी आप ध्यान रखोगे। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। तेलुगु लोगों को जो है आंध्र प्रदेश के तेलुगु लोगों को प्रभावित करने के लिए एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया कि हम अपनी तेलुगु भाषा है, वहाँ की तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है, तो उसी के नाम पर तेलुगु देशम पार्टी है। तो उसको बचाने के लिए उसने नारा दिया कि हमारा तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया, जिससे तेलुगु भाषाई लोग जो थे वो एनटी रामाराव के पक्ष में हो गए। इस तरह ये नारे देकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं राजनेता। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। फिर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। देखो चुनाव अभियान में क्या है कि वैसे तो जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी इच्छा अनुसार जो है चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, लेकिन उनको आज़ाद छोड़ दे, कई लोग कितने ही पैसे वाले होते हैं, क्या करते हैं, लोगों के वोट खरीद लेते हैं, इस तरह हो जाता है ना। इसलिए जो है सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार उसमें दखल भी दिया जाता है। किसमें? कि जो उम्मीदवारों को स्वतंत्र अपनी मन मर्जी के अनुसार प्रचार नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि इसमें कोई गरीब व्यक्ति उम्मीदवार बना है, मान लो चुनाव मैदान में उतरा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए जो है उम्मीदवारों पर क्या क्या प्रतिबंध है, देखो कि वो क्या क्या नहीं कर सकते एक चुनाव प्रचार में अपनी मर्जी के अनुसार। पहला ये आप याद रखोगे, HW में भी लिखोगे आप कि उम्मीदवारों पर क्या क्या प्रतिबंध है। उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। पहला, मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना।
ये किसी को लोभ देके पैसे देके खरीद नहीं सकते, और या किसी को डरा धमका के भी हम वोट नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते। ठीक है, मनमर्जी में तो फिर ये सब आ जाता है। तो इन चीज़ों पर प्रतिबंध है कि उम्मीदवार चुनाव प्रचार में ये इन कार्यों को नहीं कर सकता, जैसे प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। मतदाता को किसी भी तरह से या अनावश्यक तरीके से जो है उनको परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, इस पर भी प्रतिबंध है कि जाति और धर्म के नाम पर जो है लोगों को से वोट मांगे कि अरे यार तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण को वोट नहीं देगा तो किसको देगा, और उसको जो है बिना मतलब उसके लिए बाध्य नहीं करना, ये जो है उम्मीदवार पर प्रतिबंध है। अगला है चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, इस पर भी प्रतिबंध है। चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल किया जाए, चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल करना, उसी का इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो पैसे वाले लोग निजी साधनों के, अपने स्वयं के साधनों का इस्तेमाल करके बेचारे गरीबों को तो पीछे रख देंगे प्रचार में। आगे देखो, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना, ये भी प्रतिबंध है कि लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 25 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा और विधानसभा चुनाव में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, ये भी उन पर प्रतिबंध है। तो ये जो है उम्मीदवार या पार्टी पर जो है प्रतिबंध है चुनाव प्रचार में, कि वे क्या क्या काम नहीं कर सकते उम्मीदवार और पार्टी। उम्मीदवार और पार्टी क्या क्या काम नहीं कर सकते, उनमें जो है ये चारों पॉइंट रहेंगे। आगे देखो, अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं, मान लो कोई प्रलोभन देता हुआ पाया जाता है या ज़्यादा पैसे खर्च कर देता 25 लाख से ज़्यादा, या निजी संसाधनों का अधिक प्रयोग करता है, ये इनका पालन नहीं करता है, दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवार और पार्टियों को ये सब करने की मनाही है चुनाव प्रचार में। इनके अलावा हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रकार के आदर्श आचार संहिता, पर चुनाव के कुछ समय पहले ही एक आचार संहिता लग जाती है देश में, उसमें जो है उम्मीदवार और पार्टियों को ये सब करने की मनाही है। ये भी HW में सारे पॉइंट वगैरह आप HW में लिख लोगे बेटा, ठीक है। आचार संहिता में उम्मीदवार और पार्टियां क्या क्या कार्य नहीं कर सकती। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग करना, आचार संहिता के समय जो है चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्मस्थल, मंदिर, मस्जिद में जाकर उसको आधार बनाकर प्रचार नहीं कर सकते। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते। जैसे जो सरकारी नौकर वगैरह जो है, जैसे मास्टर वगैरह जो भी सरकारी नौकरी में होते हैं ना, वो किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। सरकारी वाहनों का उपयोग भी नहीं कर सकते। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले, लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। चुनाव की घोषणा यानी आचार संहिता लग जाती है ना, आचार संहिता लगने के बाद कोई भी राजनेता या मंत्री कहीं पर भी जाकर जैसे शिलान्यास, उद्घाटन वगैरह करते हैं ना किसी का, वो नहीं कर सकते। किसी भी तरह की कोई घोषणा नहीं कर सकते लोगों के लिए, और नीतिगत फैसले, सुविधाएं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कोई भी किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं होती है। आचार संहिता का उनको पालन करना होता है। चुनाव अधिघोषणा के बाद कि भाई चुनाव कब होंगे, वो जैसे 2 महीने 3 महीने पहले समय होता है आचार संहिता लगने का, उस समय तो लोग ये कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय अगर ये आचार संहिता नहीं लगाए तो 5 साल में तो कुछ किया नहीं, लोग उस समय में ही ज़्यादा करें सारे काम की घोषणाएँ कर देते हैं, ये वैकेंसियाँ निकाल दी, वो कर दी, लोगों को आकर्षित करने के लिए, तो उन पर जो है ये प्रतिबंध लगाया जाता है कि 5 साल तो कुछ करा नहीं, अब 4-3 महीने में आप क्या करोगे। इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए है ये सब। पिछले लोकसभा चुनाव में आपके चुनाव क्षेत्र में चुनाव अभियान कैसे चला था, उम्मीदवारों और पार्टियों ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया, इसकी सूची तैयार कीजिए। अभी हुए थे अपने 18-19 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, तो उस समय जो है देखो अपने कौन कौन जो प्रतिनिधि है वो क्या आए होंगे आपके मोहल्ले में आकर लोगों को बोला होगा और वादे भी किए होंगे ये सारी। अब उन वादों में से उन्होंने क्या कार्य पूरा किया और क्या नहीं किया, ये आप देखोगे, ठीक है। चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए निर्देश के लिए आदर्श आचार संहिता पर यहाँ एक कार्टून बनाइए, इसको तो छोड़ो आप, चलो ठीक है।
और थोड़ा आगे हैं ये आपके, ये पढ़ लो। क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं? ये प्रतिबंध लगा रखे हैं वैसे चुनाव अभियान में, लेकिन हम देखते हैं कि क्या हमारे देश में चुनाव महंगे हैं? भारत में चुनाव करवाने पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च होती है। जैसे 2014 में लोकसभा चुनावों पर ही सरकार ने करीब रुपये 3,500 करोड़ खर्च किए। हिसाब लगाए तो मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर रुपये 40 के करीब खर्च हुआ एक मतदाता पर, है ना। मतदाता सूची में दर्ज हर नाम पर एक मतदाता पर 40 रुपये खर्च हुआ। पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान सरकार का ही खर्च है ये तो, ठीक है। ये खर्च तो किसका है? 3,500 करोड़ तो सरकार ने खर्च किए। इसके अलावा उम्मीदवारों ने और ज़्यादा खर्च किए, पार्टियों और उम्मीदवारों ने चुनाव में सरकार से भी ज़्यादा खर्च किया। मोटे अनुमान के अनुसार सरकार, पार्टियों और उम्मीदवारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोड़ हुआ होगा, अर्थात प्रति मतदाता 500 रुपये। बताओ, इतना खर्च हुआ पार्टियों का, उम्मीदवार का और सरकार का। एक मतदाता पर 500 रुपये खर्च हुए। कब? हमारे इस लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव हमारी जनता पर, खासकर गरीब लोगों पर एक बोझ है और मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता है। आइए इस खर्चे की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करें। और ये सही बात है, जब 5 साल बाद जब हमारे देश में एक बार लोकसभा चुनाव होता है तो हमारा देश 2 साल पीछे खिसक जाता है विकास में। यानी चुनाव में इतना खर्चा होता है कि हमारा देश जो है वो पैसा अगर विकास में खर्च करे तो और आगे बढ़े। 2 साल पीछे हो जाता है हमारा देश एक बार आम चुनाव में। तो देखो, 5 साल पर चुनाव कराने का बोझ नहीं उठा सकता। आइए इस खर्चे की तुलना कुछ अन्य खर्चों से करें। जैसे सन 2005 में सरकार ने फ्रांस से 6 परमाणु पनडुब्बियां खरीदने का फैसला किया। प्रत्येक पनडुब्बी की कीमत रुपये 3,000 करोड़ थी, ठीक है। और वहाँ कितने खर्च हो गए? 30,000 करोड़ खर्च हो गई। देखे थे ना अपन ने ये वाले 30,000 करोड़। और एक पनडुब्बी की कीमत कितनी थी? 3,000 करोड़। तो 30,000 में तो हम 30,000 करोड़ में तो हम 10 पनडुब्बियाँ खरीद सकते थे। दिल्ली में सन 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन हुआ और अनुमानतः इस पर 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्चा हुआ। तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? इस विषय पर अपनी राय बनाएं और कक्षा में चर्चा करें। भाई इतना खर्चा हमने, जैसे पनडुब्बियाँ खरीदी 3,000 रुपये करोड़ खर्च हुए। खेलों और राष्ट्रीय मंडल खेलों में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च हमने कर दिए। तो क्या चुनावों को महंगा माना जा सकता है? आप जो है इस विषय पर अपनी राय बनाएं और कक्षा में इस पर चर्चा करें। यानी पूरे देश के खेलों में 20 करोड़ है ना, पनडुब्बियाँ खरीदी वो 3,000 करोड़ ही, और चुनाव में 30,000 करोड़ खर्च हुए। तो महंगे ही है चुनाव, ठीक है। आप अपनी राय में क्या कहोगे? महंगे कहोगे या सस्ते कहोगे? महंगे ही है। 30,000 करोड़ कोई कम नहीं होती है रकम जो चुनाव में खर्च कर दे। तो ये इतना खर्चा भी नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा देश विकास में पीछे हो रहा है। तो आज में आपके 2 SW बने हैं प्रश्न, वो आप करोगे। एक तो ये कि उम्मीदवार और पार्टियों पर क्या क्या प्रतिबंध है ना। आचार संहिता में प्रश्न होगा, आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए उम्मीदवार और पार्टियों को क्या करने की मनाही है? तो उत्तर आप यहीं से लिखोगे, हमारे देश में, यहाँ से उत्तर लिखोगे आप, ठीक है। हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों को, फिर ये जो है यहाँ तक मनाही है, फिर पूरा ये प्रश्न समझ गए। इसके अलावा होमवर्क आप करोगे इसका, ये कि हमारे देश में उम्मीदवार या पार्टी जो है क्या नहीं कर सकती, उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती। तो ये भी आपको HW में करना है, ठीक है। HW मैंने आपको साथ का साथ बता दिया है, ये आप पूरा करोगे, ठीक है। 2 प्रश्न है होमवर्क के। अगर मैंने जो प्रश्न भेजे हैं उसमें हो ये वाले प्रश्न तो वहाँ से कर लेना, और नहीं हो तो भी आपको जो है वीडियो देख के करने हैं, ठीक है।